अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, बस सख्त हालात से मुल्क गुजर रहा है, अवाम मुल्क के, आप लोग भी, और ये सख्ती कुछ बढ़ रही है बजाय इसके कि कुछ उसमें कुछ दिनों में कमी आती। यहाँ हमारे मुल्क की वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो ट्विटर पर कोई उनको कहीं से मैसेज भेजे कि हम परेशानी में हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो फ़ौरन मदद करती हैं, वीज़ा दिलवा देती हैं। बस इतना फॉरेन मिनिस्टर का काम रह गया। वो सारी फॉरेन पॉलिसी एक आदमी के कंट्रोल में। अब ये मालूम हुआ, कल ये बात खुलकर आई कि पहली बार के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर ख़जाना, उनको भी इसका इल्म नहीं था कि ये करेंसी नोट बंद होने जा रहे हैं बड़े। तो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर को भनक नहीं मिली, कुछ और लोगों को मालूम था, चंद और लोगों को मालूम था जिनके साथ मशवरा करके फैसला हुआ, जबकि कई महीने से तैयारी चल रही थी। उस कई महीने में फाइनेंस मिनिस्टर को भनक नहीं मिली। कंट्रोल सारा जा रहा है, ये है इस बात का। बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं ये। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज नहीं है कि किसी को बेकार कर दिया और उसका कंट्रोल किसी और को दे दिया या किसी और ने ले लिया। फॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे भी ये इशारा है, इधर जा रहा है कि कंट्रोल एक हाथों में जा रहा है, एक हाथ में हल्के हल्के करके। बाकी तो परेशानियां, जो चीज़ें अपनी जगह है, असल में इसके ऊपर की बात जो आपके, उस पर भी नज़र रखने की है और सोचने की है, जिसका ताल्लुक आइंदा हालात से। फाशिज्म में ये हुआ था, जब इटली में फाशिज्म आया था, जब एक हाथ में कंट्रोल, और जब मुसोलिनी ने ये ऐलान किया था कि अब इलेक्शन नहीं होगा, आवाम ने साथ दिया था, और आइंदा कोई इलेक्शन नहीं होगा, अब कंट्रोल एक हाथ में है। उसकी जो और बहुत सी पॉलिसीज थी, उसमें यह था कि उसने शुरू में हिमायत ली थी छोटे सरमाएदारों की। छोटे सरमाएदार सब उसके साथ थे, बहुत बड़ी तादाद होती छोटे सरमाएदारों की मुल्क में। उसके बाद जब पावर आ गई हाथ में टोटल उसके, तो फिर उसने छोटे सरमाएदारों को ख़त्म कर दिया, फिर सिर्फ बड़े रह गए। उसके बाद फिर ये तो अल्लाह का निज़ाम है या कुदरत का निज़ाम है अपनी जगह के। फिर वो ताकत जो कुछ लोगों की, एक सियासी ताकत और एक पैसे वाले के चंद लोगों की ताकत, वो फिर बहुत ज़्यादा दिनों चलती नहीं। वो समझते हैं कि हम सब कुछ हो गए, लेकिन फिर वो बात को ख़त्म हो जाता है। वो नहीं समझते, वो समझते हैं कि हम चलेंगे, वो ये नहीं समझते कि हमें ख़त्म भी होना होगा, लेकिन करते हैं ये। इशारा तो यही है, निज़ाम उधर ही जा रहा है। मैं तो काफ़ी दिनों से आपको बहुत सी हिंट दे रहा हूँ, बहुत से इशारे दे रहा हूँ। अब ये इस वक्त जो कुछ हुआ है, ये भी उस निज़ाम का एक हिस्सा है कि जहाँ कंट्रोल एक हाथ में निकल जाए, हल्के हल्के करके। अब ये किसी सियासी वजह से फैसला हुआ, लोग कह रहे हैं बहुत से। किसी सचमुच ईमानदारी से एक ऐसा फैसला किया कि भाई इससे लोग, और उसके बाद फिर उस फैसले के नतीजे जो हैं वो गलत निकल गए, या सोचा समझा प्लान है। ये तीनों बातें हैं ना, सोचा समझा प्लान हो के दबाएं आवाम को। और ये भी एक इस हद तक रहेगा, ये जानते हैं कि कब आगे किस जगह तक ढील दे देंगे और कितने लोग इस बीच में रोक दिए जाएंगे, कौन इससे उभर जाएंगे, इसे भी जानते हैं सब। आपको जितनी कतारें लाइनें नजर आ रही हैं, उसमें आपको लखपति नजर नहीं आ रहे। गरीब लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, दरमियानी मिडिल क्लास के भी नहीं है।
अपर मिडिल क्लास की बात अलग है। तो अगर मिडिल क्लास को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो इन कतारों में दरमियानी मिडिल क्लास के लोग भी नहीं हैं। आ रही खिंचाव उनका भी आ रहा है, लेकिन वो नहीं है अभी उन लाइनों के अंदर। तो ये परेशानियां जो है ये जितना गरीब है उसकी ज़्यादा है, और कम्युनिटीज़ में जो मुख्तलिफ अलग अलग मजहबी गिरोह हैं उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो इसलिए जहाँ मुसलमान है ही नहीं वहाँ की बात तो अलग है, वरना जहाँ जहाँ मुसलमान हिंदू अगर बराबर से हों तो आप देखेंगे 5% हिंदू मिलेंगे आपको लाइन में, 95% मुसलमान मिलेंगे जहाँ बराबर से होंगे। मैं खाली प्योर मुस्लिम आबादी की बात भी नहीं कर रहा। ऐसी आबादी जहाँ जहाँ 50% दोनों हो तो आपको 5% गैर मुस्लिम नजर आएंगे उस लाइन के अंदर, 95% मुसलमान नजर आएंगे। कल मुरादाबाद में लाठी चार्ज हुआ मुसलमान औरतों पे, बहुत बड़ी तादाद, मैंने जो वीडियो देखा बहुत दूर तक बड़ी सब बुर्का पहने हुए औरतें, कल उन पर लाठी चार्ज हुआ। गवर्नमेंट ने कर्जे तकसीम किए थे माइक्रो फाइनेंसिंग के, उसके वो गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, और मुसलमान औरतों ने लिए थे। अब उसमें से किस्तें वापस हो रही थी, 20 नवंबर को किस्त जाती है। बैंकों ने कहा हम तो माफ़ नहीं करेंगे, 20 नवंबर को जमा करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अभी वहाँ से निकाल के ही नहीं मिल रहे, हमें निकालने के लिए नहीं मिल रहे, जमा कहाँ से कर देंगे? छूट दी जाए, उनका हमारे हाथ में छूट है नहीं, पैसे जमा करने पड़ेंगे। इस पर एक पहले ही बहुत परेशान थे लोग, दुखी थे, औरतें घरों से निकल आई और किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, लेकिन एक हंगामा हो गया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर औरतें जगह जगह वो लेके, बहुत बड़ी तादाद ने लिया था, और फिर वो पूरी वो भीड़ थी, उन्होंने शोर मचाया और बैंकों पे इकट्ठी हुई, और फिर भीड़, औरतों की भीड़, खाली मर्द थे ही नहीं उसके अंदर। वो कैसे बेकाबू हुई है, उसने क्या किया, तफसीलात को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल फिर वो लाठी चार्ज उनके ऊपर हुआ, औरतों के ऊपर, मुसलमान औरतें सब बुर्का पहने हुए। तो अब ये शिकंजा कसता चला जा रहा है। जो इसमें इस दरमियान में पिछले जो 8 दिन गुजरे, इस पिछले 8 दिन के अंदर मुख्तलिफ खबरें जो कुछ आ रही हैं उसमें यह कि 47 लोग तो मर गए इसी की वजह से, किसी न किसी ने खुदकुशी कर ली और किसी का वैसे हार्ट फेल हो गया खड़े होने से, ज़्यादा उम्र होने की वजह से लाइन में लगे हुए थे, और तो 47 लोग गए 8 दिन के अंदर इस हार्डशिप की वजह से। जितनी सख्ती, किसी की वो भी है उसके अंदर जिसमें बच्ची की शादी जो है वो कैंसिल हो गई, शादी थी, और हिंदुओं के यहाँ तो फिर बहुत बड़ी बात होती है वो शादी का लड़की की कैंसिल हो जाना, तो वो उसने बाप ने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली। एक शादी तो ये थी कि जहाँ एक बाप ने खुदकुशी कर ली, शादी कैंसिल हुई, पैसे नहीं थे अब इस वक्त खर्च करने के लिए। एक शादी और हुई यहाँ अभी चंद रोज पहले, इसी दरमियान में उस शादी में 5.5 अरब रुपए खर्च हुए, एक शादी के अंदर कर्नाटक में। वो सियासी असर रसूख भी बहुत है, और वहाँ पर माइंस के बैरन या वो राजा कहलाते हैं, कानें जो खोदी जाती, उनकी लड़की की शादी थी, उसमें 5.5 अरब रुपए उन्होंने एक पैलेस नया बना दिया, महल, 5.5 अरब रुपए उस शादी के अंदर खर्च हुए। इस दौरान में जब करेंसी रोक दी गई थी, जहाँ पर 1000-500 के नोट इस्तेमाल नहीं हो रहे थे बड़ी तादाद के अंदर, छोटे मोटे इधर उधर कुछ चल जाते हों बात अलग है, वहाँ 5.5 अरब रुपए का खर्च जो है वो सारा का सारा प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी, ये 2 नाम है उसके, जो कार्ड से बगैर पैसों के पेमेंट्स होते हैं। 5.5 अरब रुपए सारे के सारे प्लास्टिक मनी से या डिजिटल मनी से, यानी कार्ड्स के जरिए खर्च नहीं, काम नहीं चल सकता शादी के अंदर। आखिरी दर्जे की बात यह कि 25 से 30% तो कैश खर्च करना ही पड़ेगा, वो सारा काम उससे नहीं चलेगा। तो अगर 25 से 30% भी कैश खर्च हुआ तो 1.5 अरब रुपया तो नकद खर्च किया। अब 1.5 अरब रुपए के उनके पास कहीं 100 की गड्डियां नहीं लगी थी, वो 1.5 अरब रुपया जो है वो कहाँ से आया, वो 1.5 अरब रुपया कैसे खर्च हुआ जो कैश खर्च किया इसी परेशानी के दौरान के अंदर, जिसमें किसी ने सुसाइड कर ली अपनी लड़की की शादी नहीं होने की वजह से। ये फर्क है जो जा रहा है, और ये फर्क आगे बढ़ जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। पिछले जुमे को जो
मैंने खुतबे में पेपर करेंसी, ये कागज़ के नोट के बारे में चंद बातें रखी थी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम था। इस बीच में पहली मरतबा मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से उसका रद्द अमल या रिस्पांस आई, कुछ सवालात थे, बहुत सी बातें थी और इस पर कुछ और। तो मैंने कहा इससे आगे की बात मैं जहाँ बात करता हूँ वहाँ समझ में नहीं आएगी हर एक की, इतनी अगर आई समझ में तो। और फिर वक्त जो है कि ये भी होता है कि 35 मिनट के बजाय में 10 मिनट कभी कभी बढ़ जाते हैं, 45 हो जाते हैं, अभी गुंजाइश नहीं होती वक्त में भी। और ये भी कि एक अलग एक ख़ास इकोनॉमी की बातें हैं, वो जो इकोनॉमी के लोग नहीं उनकी समझ में नहीं आती। ये भी ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा है या बेपढ़े लिखे, पढ़े लिखों के भी नहीं आती। तो असल तो ये है कि ये पूरा एक जो निज़ाम है कंट्रोल का, एक कंट्रोल पावर से होती है, कंट्रोल पैसों से होती है। और पैसों से जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पूरी दुनिया का कंट्रोल ये है इस वक्त कायम। ये पैसों का कंट्रोल जो है ये इस पेपर करेंसी के थ्रू है। ये कंट्रोल नहीं था पहले, जब तक ये सारी दुनिया में इन्होंने चला नहीं ली। अब उसके बाद कुछ लोगों ने ऊपर से कर लिया, उससे छोटे दर्जे के कंट्रोल फिर अलग अलग मुल्कों के अंदर है, इन सब का और ऊपर है। ये सब इसके जरिए कि जहाँ ये चला रहे हैं, इशू कर रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम कि इसके बदले कहीं कुछ है भी कि नहीं है। और जिस मुल्क ने जितना चाहा, जिस ज़रूरत के तहत, और ज़्यादा नहीं कर सकते, उनको ऊपर से इनके जो बॉसेस हैं उनसे लगाम वो खींचते हैं कि नहीं बस इतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा छाप नहीं सकते। इससे ये होता है इन्फ्लेशन, जिसे अफरात ज़र कहते हैं, जिससे महंगाई आती है। महंगाई सब इनके अपने हाथों में, ये इससे नहीं होता छापों से। और इससे ये जो लोगों को मालूम होता है सब जगह जगह कि साहब वो होर्डिंग हो रही है, होर्डिंग तो थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाएगी। ये अफरात ज़र या इन्फ्लेशन यही होता है इसे कि मार्क के असल में जो कुछ जितने नोट जो फैला रखे हैं वो उससे ज़्यादा हैं, जिसके बदले का कुछ अपने पास कुछ है। तो ये है कि ये करेंसी बढ़ गई, करेंसी बढ़ गई तो चीज़ें महंगी हो गई। ताल्लुक सबका उसी से है। जितना बड़े बड़े सियासी फैसले मैंने पिछली बार किया था ना, हवाला दिया था आपको, दुनिया के अंदर जैसे लोग सियासी समझते हैं कि ये हुकूमत गई, कैनेडी का कत्ल हुआ, अब्राहम लिंकन का कत्ल हुआ, लीबिया में जो कुछ हुआ, सद्दाम हुसैन के, ये सबका लिंक इसी से था। जैसे लोग सामने जो फ्रंट में आते हैं वो सब ये आता है कि सब सियासतें थी या सियासी फैसले थे। आज की दुनिया के अंदर तो सारा कंट्रोल इकोनॉमी से। अब वो उसको ताकत के जरिए उसको नाफिज किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है हथियारों की ताकत के जरिए। असल कंट्रोल उसी का है इस वक्त के दुनिया के अंदर। यह है असल सूदी निज़ाम। इससे पहले जो लोग सूद लिया करते थे या दिया करते थे, महाजन को देते थे। मुकामी बहुत ज़रूरत है, बेपनाह मजबूर हो गए, आपने कोई चीज़ ले जाकर रख दी, महाजन से ले लिया। जब पेपर मनी नहीं थी, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, जब ये कागज़ नहीं थे, अब तो ये था कि महाजन के पास जेवर रखा और नोट लेकर आए। अब पहले तो करेंसी उसी के अंदर चलती थी, डायरेक्ट मेटेलिक करेंसी होती थी, तो फिर वो रख कर के वही लेकर आए तो कोई बात नहीं हुई। अपनी कोई सामान अपना कुछ रखा और उसके बदले वो करेंसी, वही जो सोने की, चांदी की, जो भी ये मेटेलिक करेंसी जहाँ जहाँ चलती थी ले आए। अब उस पर वो सूद लेता था। लोगों पे बड़ा जुल्म था। ये निज़ाम ऊपर पहुँच गया, वही बैंकर्स बन गए। आगे जाने के बाद ये बड़े महाजन जो थे ये ऊपर वहाँ पे पहुँच गया और फिर उन्होंने इसके अंदर सिस्टम में और अपनी सहूलत के लिए तब्दीली की और अब ये फेक और नकली जो है वो जारी कर दिया। सूद को मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं, बहुत मुख्तलिफ मौजू पे लोग अपनी ज़रूरत के सवाल करते हैं, सूद पर भी बहुत करते हैं। मैं बचता हूँ, मैं उनसे कह देता हूँ कि इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, मैं नहीं दूंगा। ये एक सवाल मत पूछिए, आप किसी से और से पूछ लीजिए, वैसे फैसला करिए। मेरी ज़िंदगी में कहीं जितना मुझसे मुमकिन है उसमें कभी ज़रा सा मैंने छुआ भी नहीं, दखल ज़रा सा भी नहीं हो सका। लेकिन मैं किसी को मना नहीं करता, किसी से हाँ भी नहीं कहता। बड़े कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा मसाइल हैं। मुकामी लेवल के ऊपर, मुल्की बुनियाद उसके लेवल के ऊपर मसलन कि उसको जब गहराई में जाकर मुताला करते हैं तो बहुत पेचीदगियाँ हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मैं फैसला कर दूं। दोनों तरफ की दलीलों के मैंने मुताले किए। मसलन बैंक का मौजूदा निज़ाम सूद है या नहीं है। लोग, किसी ने कहा घर की ज़रूरत है, इतने परेशान है, किराए का नहीं मिल रहा, किराए में इतने जा रहे हैं, हम घर के लिए ले लें,
बैंक से लोन ले लें घर खरीदने के लिए। और यहाँ की बात तो अलग है, वो बाहर से बहुत फ़ोन आते हैं, वहाँ तो बेपनाह परेशानी है। और इसमें बहुत आसानी है कि वो अब लोन लेकर अपना हर चीज़ जो है वो बैंक लोन से चलती है, वरना लोगों के पास कुछ होता ही नहीं डायरेक्ट खरीदने के लिए। उसकी अपने किस्तें विस्तें जाती रहती हैं। कहते हैं कि अब हम क्या करें, ले लें या नहीं ले लें। बहरहाल बेचारे बहुत कसमत आते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं कहता हूँ किसी और से, कहते हैं नहीं किसी और से नहीं पूछना चाहते, आप जो कहेंगे हम बस वही मानना चाहते हैं, या हमें ज़्यादा एतमाद है, आप बता दीजिए। कि मैं नहीं बता सकता। बात यह है कि मैं मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूँ सूद के सिलसिले में उनकी बातें, उनकी दलीलें मैं हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन उन दलीलों में भी वतन है और इसमें भी वतन है। जो कहते हैं ये सूद है, जो कहते हैं ये सूद नहीं है, उसमें भी वतन है। लफ्ज सूद ये तो हमारा एक तर्जुमे में यहां पर चल रहा है। कुरान का लफ्ज है रिबा। रिबा जो है वो इसी से रब बना है, मतलब ये उसी मादे का लफ्ज है, रब पालने वाला। रिबा वो जो बढ़ता है, जो परवरिश होके बढ़ता चला जाता है, खुद अपनी परवरिश करता रहता है। तो रिबा जो है, कुरान ने कहा कि ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, ये बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ो। तो रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ये जो इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट, या जिसे हमारे यहाँ बैंक का सूद कहते हैं, ये रिबा कभी हो सकता है बाद हालात में ये रिबा हो सकता है ना हो। जब बहुत ज़्यादा कोई जुल्म सा होने लगे तो वो रिबा है, और नहीं हो, लोगों को सहूलत ज़्यादा है तो रिबा नहीं है। ज़रूरी नहीं इसका तर्जुमा जो है वो इंटरेस्ट या सूद नहीं होता रिबा का। अब मसलन किसी ने कर्ज लेकर अपना कोई कारोबार किया, बैंक लिमिट से लिया, माल खरीदा, उसमें प्रॉफिट कमाया, बैंक को भी दे दिया, जो सूद इंटरेस्ट था वो दे दिया, जो सूद बैंक का था वो दे दिया, फिर और लिया, कारोबार बढ़ रहा है। कुछ और जो लेना चाहते हैं, जिन्होंने कहा कि ये, जिनको बता दिया कि ये सूद है, ये हराम है, नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते, उनका इतना नहीं बढ़ा कारोबार, उनमें से बहुत सौ का नहीं बढ़ सका। तो अब उनसे कहा जाए कि नहीं तुम नहीं ले सकते, उनको जो पैसा मिल रहा है उस पैसे के अंदर जो सरकार से मिल रहा है या बैंक से मिल रहा है, बैंक को जो टैक्स देते हैं उस पैसे में मुसलमानों का पैसा भी शामिल है, काम उनके आ रहा है, गैर मुस्लिमों के मुसलमानों को मना कर दिया तुम नहीं ले सकते, इनका पैसा भी जो है वो मदद उनको दे रहा है। पहले महाजन होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सूद की शरह बहुत ज़्यादा होती थी, 30%, 40%, 50% जो सूद की शरह होती थी, वो पिस जाता था, बिल्कुल फौरन तबाह हो जाता था। महाजन को इससे कोई मतलब नहीं कि तबाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो सामने से नजर आता था जुल्म है। अब यहां पर अगर किसी ने धोखा नहीं दिया है, कहते हैं कि भाई 25% तुम्हारे पास और 75% दे देंगे, लोन दे देंगे। अब ये 25% भी नहीं होता, ये इधर उधर से दिखा देते हैं, 25% शो कर देते हैं, और फिर से तो वो जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सचमुच 25% होता तो शायद काम कर लेते, नहीं फिर आगे गाड़ियां खींचती हैं, नहीं कर पाते। बात जगह सलाहियत नहीं होती, वरना अक्सर इसलिए ख़त्म, वरना ज़्यादातर ये होता है कि लोग लेते हैं और बड़े होते चले जाते हैं और काम फैलता चला जाता है। जो वाकई जिनके पास सचमुच होता है, और जो ऐसे ही नहीं होता कि जो खाली धोखे दे रहे हैं और जो आगे लिमिट ले रहे हैं, तो वो बढ़ते चले जाएं। इस्लाम कोई ऐसा निज़ाम नहीं दे सकता कि वो बढ़ते चले जाएं और जो मतलब इस्लाम ने जो हुक्म दिया है, जो उन्हें मान रहे हैं, वो कमज़ोर होते चले जाएं। इस्लाम कोई ऐसा निज़ाम दे ही नहीं सकता। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इतना नहीं है, पहले था 18%, 22% था, बैंक का भी 20% हुआ, 18% हुआ। अब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं है कि लोग उसके अंदर कुचल जाएं, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह कि बैंक, मैं हिमायत नहीं कर रहा, मैं फिर दरमियान में दोबारा बता दूं, मैं एक चंद वो दलीलें बता रहा हूं जो ये देते हैं, इसमें भी वजन है, और वो दलीलें यहां नहीं दे रहा, उसमें भी वजन है जो इसे सूद कहते हैं। तो सिर्फ ये एक रुख में रख रहा हूं, तो कि महाजन को इससे कोई गरज नहीं होती थी कि आदमी दब जाएगा, पिस जाएगा या नहीं, बल्कि महाजन का असल मकसद उसके पीछे होता ये था कि ये सूद दे दे के ख़त्म हो जाए और एक दिन मैं इस पर कब्जा कर लूँ और ये पिस जाए। असल मकसद होता ये था। हुकूमतों का या बैंक का मकसद ये नहीं होता कि आदमी ख़त्म हो जाए, वो चाहते हैं कि हम तो कमाएं, ये भी कमाए, ये बड़ा हो, ये भी आगे और चले, और लेगा फिर हमें और देगा। उनका इंटरेस्ट इसमें होता है। उनके रूल्स ये होते हैं, चाहे उसकी पाबंदी ना करें वो, उसमें करप्शन की वजह से, लेकिन उनके रूल्स ये होते हैं कि वो जब कोई प्रोजेक्ट रखा गया
तो उसको खूब अच्छे तरीके से वो छान पटक करेंगे कि ये आदमी ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता, कमाएगा या नहीं, या तबाह हो जाएगा। अगर वो प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं होता या कमा सकने के या चलने के काबिल नहीं होता तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, लोन नहीं देते। ये नहीं होता कि आपने कुछ प्लेज किया, कोई जायदाद प्लेज की और ले लिए पैसे और दे दिए उन्होंने। देख ये कर भी सकते हो, प्रोजेक्ट भी तुम्हारा ठीक है या नहीं, तुम भी कमाओगे या नहीं कमाओगे। जब वो देखते हैं कि हाँ ये कमाएगा तब देते हैं। यानी उनका इंटरेस्ट तबाह करने में नहीं। ये अलग बात है कि करप्ट लोग उसके अंदर दूसरे रास्ते निकाल लें, तो उनका इंटरेस्ट तबाह कर देने का नहीं है। ये लोकल लेवल के, मैं मकामी लेवल पे कह रहा हूँ, मुल्क की एक जगह पर, जैसे खाली हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम, किसी और मुल्क में उनका अपना बैंकिंग सिस्टम। महाजन पहले ये जुल्म करता था, यहाँ से इस तरीके से सामने से ये जुल्म नहीं हो रहा। जो लोग ले रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं ले रहे वो उतने आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो फिर इस्लाम ने ये रिबा फिर नहीं बचेगा। उनकी दलील है ये, बहुत सी और भी दलीलें हैं, उनके अंदर भी इन दलीलों के में अपनी जगह पे वजन है। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पर अगर सचमुच ये इतना जुल्म नहीं है और लोग उससे कुछ कामयाब भी हो जाते हैं आगे और बढ़ भी जाते हैं, ये सिस्टम और ऊपर जा रहा है। और ये सारे जहां पर ऊपर जिनके कब्जे में जा रहे हैं वो जैसे बाकी सबको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जैसे ये गैप बढ़वाते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, गरीबों, नीचे वाले गरीबों का और सबसे ऊपर वाले अमीरों का, ये फासला जितना बढ़वाते हुए चले जा रहे हैं ऊपर से, ये फासला सबको गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। वो महाजन चंद दिनों में पीस देता था, ये इनका लॉन्ग टर्म है और बहुत ज्यादा, और ये पूरी पूरी कौमों का है और पूरे पूरे मुल्कों का है पीस देना। यहाँ भुखमरी कब से चल रही है सूडान के अंदर, इसे 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। लोग सचमुच फाकों से मर रहे हैं। फोटो आप देखें तो देखकर झुरझुरी आती है, खाली हड्डियों के ढांचे, गोश्त जैसे है ही नहीं बच्चों के ऊपर, जो बच्चे पड़े हुए हैं। खूब वहां से अमेरिका मदद कर रहा है, दुनिया की हुकूमतें मदद कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है, यूनेस्को मदद कर रही है। अरे कितना सा मुल्क है, इतना जरा सा मुल्क। एक मुल्क सचमुच मदद कर दे तो वो एक साल में खत्म हो जाए सब कुछ, वहां की सारी भुखमरी, और मदद चली आ रही है 20-25 साल से। ये सिर्फ गुलाम बनाते हैं। मदद कुछ चीजें जाती हैं, उसे दिखाया, शो किया, तो बिल्कुल उनके 1% क्या 0.5%, 0.1% के बराबर भी नहीं है दुनिया के ही इतने बहुत से मुल्कों की इकोनॉमी के, कि उसमें से उनकी मदद कर दें और ख़त्म कर दें ये जो सिसक सिसक कर मर रहे हैं। और काम चल रहा है वहाँ पे, वर्ल्ड बैंक का भी चल रहा है और यूनेस्को का भी चल रहा है और 20 साल से चल रहा है और लोग अब भी मर रहे हैं वहाँ पर। ये तो गुलाम बनाते चले जाते हैं। इस हालत को सुधारना उनका, जिनके हाथ में कंट्रोल है, मकसद ही नहीं है। और जहाँ किसी ने सचमुच ईमानदारी के साथ में दिल में दर्द पैदा हुआ, मकसद पैदा हुआ, वो चीज़ें वाज़ेह हुई, वो ख़त्म हो जाता है या हट जाता है, उसका पता नहीं चलता। तो पूरा निज़ाम सिस्टम तो जी ये है, इसलिए ऊपर से चल रहा है। यहाँ पर इस लोकल लेवल के ऊपर तो इसके अंदर बज़ाहिर कोई हर्ज नहीं महसूस होता, लेकिन इससे कौमें गुलाम बन रही हैं। और ऊपर जाने के बाद इस्लाम ने जो मईशत का या इकोनॉमी का सिस्टम दिया था या रिबा को मना किया था, उसके अंदर इस्लामी इकोनॉमी मईशत के अंदर कई ख़ास चीज़ें थी। होल्डिंग नहीं हो एसेंशियल कमोडिटीज़ की, बाकी रखें लोग चीज़ें साल भर के अपने ज़रूरत की इकट्ठा कर लें। जो चीज़ें हर वक्त के काम की हैं वो इकट्ठा नहीं की जाएं, जो लोगों के रोज़मर्रा की ज़रूरत की उसकी होल्डिंग नहीं हो। बहुत हदीस से मना किया था। खाली ये नहीं था, करेंसी पे रोक लगा दी, सोने के जेवर मर्द नहीं पहनेंगे, औरतों को दिया अलाउंस उनकी नेचर का, उनकी फितरत का, के जेवर और जीनत उनके लिए जायज़ किए तो दे दिया, लेकिन सबको नहीं दिया। मर्द जो है वो उनके अंदर इतना ज़्यादा जीनत का अंदर से दाइया नहीं होता, तो इसे जिनमें है उसे वो कंट्रोल करें। अगर वो सोने के जेवर सब भी पहनने लगे तो सोने में करेंसी होती थी, डायरेक्ट करेंसी होती थी, तो अब ये करेंसी सर्कुलेशन रुक जाएगा। घर में इकट्ठा बर्तन नहीं बनाए सोने चांदी के, हदीसें हैं, खाना उसमें मना है। ये इसलिए नहीं था कि तुम्हारे पास तुम्हें अल्लाह ने दिया है, और चीज़ों के बारे में है। अगर अल्लाह ने दिया है, हक भी अदा करो दूसरों के, ज़कात भी दो, कहीं और ज़रूरतमंद है वहाँ भी खर्च करो और अच्छे तरीके से रह सकते हो, मना नहीं है। लेकिन सोने चांदी के बर्तनों को मना कर दिया खाने। करेंसी होती थी सोने चांदी में, ये हर घरों के अंदर अगर ये होने लगेगा तो स्टैग्नेशन कहते हैं, करेंसी रुक जाएगी, होल्डिंग हो जाएगी, इकट्ठा ब्लॉक होने लगेगी। करेंसी को मार्केट में आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये रुकने जब जो रुकना शुरू होती है तो परेशानियां शुरू होती हैं।
करेंसी का फ्लो होता है। या अब ये तो सोने चांदी की खत्म हो गई, अब लोगों ने गड्डियां रखनी शुरू की, जमा करना शुरू किया मुख्तलिफ शक्लों में, कहीं ज़मीन की शक्ल में शुरू किया, कहीं फॉरेन बैंक्स में डाला, गोल्ड के ये इकट्ठा करना शुरू किया। ये इकट्ठा करने का सिस्टम जो है, करेंसी मार्केट में आती, जॉब मिलते गरीबों को, दूसरों को किसी काम में लगती, उनका काम आता, उनका काम आगे चलता। इस्लाम ने असलन इसको रोका। मैं प्रैक्टिकल निज़ाम बताऊं आपको। 1930 में ऐसा हुआ। असल में बात यह है कि बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएंगी, तो बहुत आगे नहीं जा सकता इस मौजू पे मैं। 1930 में ऐसा हुआ कि जर्मनी में एक कोल माइन थी, ये कोयले की कान, उनका मालिक जो था वो दिवालिया हो गया, नुकसान बहुत बड़ा हो गया। उसने ये किया, पेमेंट जो बहुत से करने थे, अपने पास पैसे नहीं रहे, पेमेंट उससे ज़्यादा थे जितना अपने पास वहाँ कोयला पड़ा था। तो उसने कहा पैसों में तो मार्क, जर्मन करेंसी थी, उसने कहा मार्क में तो हम पेमेंट नहीं कर सकते। अब रसीदें दी इशू की, छपी हुई, साइन किए हुए, मोहरें लगी हुई रसीदें इशू की कोयले की, इतना कोयला ले लेना। उसमें शर्त यह भी थी, इतने दिनों में निशान लगे हुए थे, नीचे गोले बने हुए थे, ये जैसे गाड़ियों के सर्विस के होते हैं ना, 1 महीने की करा ली, अब दूसरे महीने की करा ली, तीसरे की करा ली, ऐसे निशान हर महीने के लगे हुए थे। उसमें यह लाजिम था कि हर महीने तुम इतना तो उस महीने का कोटा लेकर जाओगे, ये नहीं कि ले लेंगे हम 15 साल बाद, अपने पास रखे रहो इस रसीद को। 1 महीने का कोटा उठाओगे, उनके पास भी पड़ा नहीं रह जाए, खाली हो वहां से, पेमेंट खुले तो और अगर एक किसी महीने का मिस हो गया तो ये कैंसिल करेंसी। तो वो उन्होंने करेंसी की तरह का इशू कर दिया, रसीदें थी उनकी, पेपर स्क्रिप्ट्स कहते हैं उसे, पेपर स्क्रिप्ट इशू कर दी उसकी जगह। वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास पहुंची। उन्होंने आपस में मसलन कोई डबल रोटी ब्रेड बनाने वाला है, उसने किसी तरीके से उसने कहा भाई पैसे तो है नहीं, हम भी कर रहे हैं आजकल, भाई पैसे नहीं है, आपको लेना है तो ये 500 का नोट ले लो हमारे पास, ये हम वरना हम दे नहीं रहे, हम जब होंगे जब देंगे। तो कहते अच्छा यही लाओ, आगे देखेंगे। तो अब वो ब्रेड मैन्युफैक्चरर ने आटा जिससे खरीदता था उसे कन्विंस कर लिया, ये ले लो, तुम ले लेना कोयला वहां से। वो चल पड़ी करेंसी की तरह लोगों में। फिर वो साक्षी बनने लगी उसकी। होता ये था कि हर महीने उसके ऊपर मोहर लगनी जरूरी थी कि इतना ले लिया, इतना माल उठा लिया, कोयला वहां से ले लिया। अब उस कोयला उठा लिया तो उसे भी कहीं सेल करना है, चाहे यहाँ भेजें चाहे दूसरे शहरों में जाकर सेल करें, जाके करते थे कि दूसरी जगहों पे ज़्यादा रेट था उसका, वहाँ जाके सेल करते थे, तो रिटेल में रेट भी ज़्यादा मिल जाता है। वो कान वाले जो हैं वो इस रेट का नहीं बेचते थे। वो रसीदें चल पड़ी, कुछ दूसरे शहरों तक पहुँच गई, वहाँ भी चलने लगी उनकी, एक करेंसी चल पड़ी। थोड़े ही दिनों के अंदर वहाँ की हालत बदल गई शहर की, और फिर वो लोग जो हैं वो जो जितने गरीब थे और तमाम कर्जे वो सब खुशहाल हो गए। वो थोड़े दिनों के अंदर हुआ। 1931 के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर वहां के सेंट्रल बैंक ने फौरन उसे ब्लॉक किया कि ये तो हाथ से कंट्रोल सारा निकल रहा है। उसको उन्होंने रोक दिया। उस सारी वो जो चल रही थी बिल्कुल करेंसी की तरह चलने लगी थी। फिर 1931 में, अगले साल 1931 में, जर्मनी से मिला हुआ मुल्क है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंदर एक टाउन के एक मेयर थे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि टाउन हॉल वालों से 35% बेरोजगारी थी, 35%। टाउन हॉल के जो जिम्मेदार थे उनको उन्होंने राजी कर लिया और कन्विंस कर लिया कि पेपर स्क्रिप्ट जारी करते हैं, और ऐसी फेक नहीं, 14,000 शिलिंग जो हैं वो तो जमा कर दें और 14,000 अपनी करेंसी जारी कर दें उसकी जगह, बिल्कुल बराबर का लेन देन, ये पब्लिक के अंदर वो जारी कर दें। और चूंकि टाउन हॉल से हुआ, उन्होंने बताया कि इससे क्या फायदे होंगे। शर्त उसमें भी यही थी कि ये वापस आएगी, ये अगर खर्च नहीं हुआ, ये साल भर में अगर खर्च नहीं हुआ तो बेकार, साल भर में खर्च करना होगा इसे। ये साथ में उसके ऊपर शर्त थी, उसमें मोहरें थी, लाकर टाउन हॉल की मोहर लगानी पड़ती थी कि ये 1 साल हो चुका फला किसी एक के पास। वो करेंसी जो है वो 14th वो शुरू हो गई, वो पेपर स्क्रिप्ट की, उसका नाम उन्होंने रखा वारा। वो वारा चल पड़ा, बाकायदा करेंसी चल पड़ी उस टाउन के अंदर। 2 साल के अंदर एक भी बेरोजगार नहीं बचा वहां, एक भी नहीं। 35% बेरोजगारी थी, सब खुशहाल हो गए, कुछ नए तरक्याती काम शुरू हो गए। तो ऐसा हुआ कि कम 200 दूसरी और बहुत से ग्रुप थे मुल्क में, उन्होंने कहा हम भी करते हैं ऐसे ही। तो जैसे ही वहां ये बात चल रही कि हम भी करते हैं, कुछ लोगों ने शुरू करना चाहा, तो फौरन सेंट्रल बैंक ने अपना शिकंजा कसा, हुकूमत के जरिए उनका ये सब रोक दो, फौरन अपना कंट्रोल जा रहा है।
तो जहां पर भी ये मनी सर्कुलेशन में होगी और जीरो इंटरेस्ट इकोनॉमी, 14 कोई सूद नहीं, एक दूसरे से लेन देन चल रहा है। 14,000 शिलिंग रखे थे, 14,000 शिलिंग के उन्होंने जारी कर दिए थे, जिसका नाम उन्होंने वारा रखा था रसीदों का। और साल भर में हुआ ये था उसमें वारा में कि वो उसकी कीमत 14 गुनी हो गई उससे, शिलिंग से, मार्केट के अंदर। इसकी वैल्यू थी, उसकी महंगाई थी वो जो मार्क की थी, और ये तो चूंकि फ्लो में चल रही है, होल्डिंग नहीं हो रही, तो इसकी कीमत थी उससे 14 गुना इसकी कीमत हो गई। सब खुशहाल हो गए जितने थे वहां के लोग। तो असल में इस्लाम तो ये जीरो इंटरेस्ट की इकोनॉमी देता है, मईशत के जिसमें सूद 0% हो। दुनिया के सारे जितने इकोनॉमिक माहिरीन सबका इत्तिफाक है इसके ऊपर कि आइडियल नमूने की मईशत वो है जहां पर इंटरेस्ट जीरो हो। जब महंगाई बढ़ती है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, महंगाई घटती है इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है। अगर नहीं घटाएं तो उससे बहुत से नुकसान होंगे। जीरो हो जाए तो आइडियल है वो जीरो जो है वो आता नहीं, या लाया नहीं जा सकता, या लाने नहीं दिया जाता, ये बहुत सी और बातें। तो असल में तो सच्ची बात ये करे कौन या कैसे हो, क्या हो, कोई कुछ ज्यादा ताकतवर बड़े कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं कि लोकल करेंसी जारी कर दें कि इतने पैसे रखें ईमानदारी के साथ में, इतने पैसों के जरिए इतने करेंसी जाओ आपस में लेन देन करो, हम जिम्मेदार हैं, हमारे पास लाओगे हम इसके बदले पैसे दे देंगे। तो ये खाली कागज नहीं है, जब लाओगे हम दे देंगे। जैसे रिजर्व बैंक वाले ने लिख रखा है, उनके पास तो फेक है लिखा हुआ। मैंने पिछली बार आपको मिसाल दी थी, वो कह रहे हैं कि आपको 500 रुपए के नोट पे ये लिखा है गवर्नर साहब ये वादा कर रहे हैं कि जो ये लाएगा उसे 500 रुपए देंगे। अरे 500 रुपए तो हाथ में, रुपए चीज क्या है तुम्हारे पास, क्या है जो दोगे, इसके बदले 500 रुपए। तो ये तो सब झूठा चल रहा है कारोबार। उन्हें कंट्रोल करना है अपने, वो हुकूमतें इसे नहीं चलने देना चाहती। आपने अपनी किसी चीज को एक्सचेंज कर लिया इनसे, कोई सूद तो हुआ नहीं बीच में, इसके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं हुआ, ये तो आपस का सौदा हो गया, बात खत्म हो गई। इनका कंट्रोल तो तभी होता है जब करेंसी इनके हाथ में रहे, ये छापे और वही चले। तो ये अगर कोई बड़े अगर कुछ ऐसे लोग जो जिनकी कुछ सियासी ताकत भी हो, वो जरूरी है, ये तो पहले दिन रोक देंगे। कोई सियासी ताकत भी हो और वो लड़कर अगर कर ले तो पूरा निज़ाम बदल जाए, सारे लोग खुशहाल हो जाए और सूद टोटल खत्म हो जाएगा, अंदर बचेगा ही नहीं। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि वो दौर आएगा जब धूल से तो कोई भी नहीं बचेगा। इंतहाई परहेजगार जो इंतहाई बचना चाहते हैं धूल से, वो भी नहीं बचेंगे, इसकी सूद की वो भी नहीं बच पाएंगे। तो बात तो वही है कि उसका नाम चाहे वो इस्लामी बैंकिंग रख ले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी थोड़ी सी तब्दीली की, मामूली सी, असल में सूद वूद सब वहां भी शामिल है, लेकिन जो थोड़ी सी तब्दीली की, उस थोड़ी सी भी तब्दीली को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब एक्सेप्ट कर रही है। और रिजर्व बैंक जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को उन्होंने अप्रूव किया है कि इसे जारी होना चाहिए, ये काउंटर भी यहाँ पे चलने चाहिए और ये सिस्टम अच्छा है। उसके ऊपर पहले राय ली थी इस्लामी इकोनॉमिस्ट से, उन्होंने दी, उनका अच्छा है और उसे उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो बात यह है कि वो ये सिस्टम जो अगर किसी जगह पर अगर कोई प्राइवेट निज़ाम अपना चला ले, प्राइवेट बैंक होते नहीं होते, लेकिन ये गवर्न वहाँ से होते हैं, ऊपर से निज़ाम सूदी है, लेकिन कोई अपनी अगर करेंसी इशू करता है, अवाम में है, चल रही हमारी, मैंने कर दिया था भाई, मैंने जितने पैसे कोई लेके आएगा, मैंने तो रसीदें बांटी हैं, कर्जा बांटा है, रसीदें बांटी हैं, जो रसीद लेके आएगा इतने पैसे दे दूंगा, ये रखे हुए, तुम ये देख लोगे इतने रखे नहीं रखे मेरे पास, धोखा तो नहीं दिया है कि वो बांट दी हो ज्यादा, इतने पैसे नहीं रखे हो। तो रिलायबल कोई इदारा अगर कर सकता हो तो ये तो आनन फानन गरीबी दूर हो जाए, आनन फानन, इसलिए कि वो पैसे फिर सर्कुलेशन में आएंगे, मार्केट में रहेंगे, गरीबों को जॉब मिलेगा और उसके बाद फिर और आगे जो है वो लोग अपना इन्वेस्ट करेंगे, वापस इकट्ठा नहीं करेंगे, परेशानी नहीं होगी। तो ये अलग एक जो कुछ इस्लाम ने निज़ाम दिया था उसके मुकाबिल ये निज़ाम है। इस निज़ाम से ये दो तरह का कंट्रोल है। ग्रिप में जितने ज़्यादा गरीब हैं, और गरीबों के अंदर जाहिर है कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, उसे दोहरा रहा हूँ कि मुसलमान ज़्यादा हैं, यानी कम्युनिटीज़ में आपस में मुसलमान सबसे गरीब कम्युनिटी है, तो फिर सबसे ज़्यादा पिसने वाले भी आगे जाने के बाद ये लोग हैं, जहाँ कमज़ोर भी आगे हो जाने वाले। अब बज़ाहिर तो बयानात चाहे बहुत अच्छे अच्छे आ जाएं, लेकिन मार दूसरे अंदाज में चली जाएगी और पड़ जाएगी। वो तकलीफ औरों की भी हुई कुछ, वो थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जानी है। जो ज़्यादा कमज़ोर है वो बहुत दिनों के लिए पिस जाएगा या बहुत दिनों के लिए दब जाएगा। तो ये हल्के फिर वो भी ख़त्म किए जाएंगे, और फिर छोटे इंडस्ट्रियल भी ख़त्म किए जाएंगे। इस निज़ाम ने यही किया था,
उनका सपोर्ट ली थी, सबने सपोर्ट किया था, फिर उन्हें ख़त्म कर दिया था, फिर सिर्फ बड़ा बचा था जो टॉप लेवल के थे। ये तो पूरा एक जाल है, उस जाल के अंदर फंसते चले जाते हैं। ये निज़ाम एक बार आया था, उस निज़ाम का डुप्लीकेट यहाँ पर चल रहा है हर लेवल के ऊपर। मैंने यहाँ खुतबे में बताया था आपको, उनके यहाँ जो 2-3 चीज़ें थी, एक तो एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा था कि जहनों को बदलो बच्चों से, एक एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने कब्जे में किया था, एक जुडिशरी को कन्विंस किया था कि जुडिशरी अपनी हो जाए, अदलिया अदालत। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं जितने जज निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, शुरू में हम समझते हैं गैर जानिबदार हैं, वो निकल जाते हैं कहाँ पर। और उन्होंने आर्मी को कब्जे में किया था। अब आर्मी जनरल आपके निकलते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ निकलते हैं, कहाँ जाके मिनिस्टर बनते हैं आपके नज़र, आप जानते तो पहले से उनके थे, हमें तब नहीं मालूम था। तो उन्होंने इतनी चीज़ों को कंट्रोल किया था और छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना बनाया था, जिन्हें बात को ख़त्म कर दिया। तो निज़ाम का तो एक डुप्लीकेट जा रहा है यहाँ। और फिर वहाँ पर तो बात मजहब की नहीं थी किसी, यहाँ पर बात दूसरी है। यहाँ वो निज़ाम जुड़ रहा है एक कल्चर से, एक तहजीब से, जिसका नाम है हिंदुत्व। उस कल्चर, उस तहजीब से जुड़ रहा है यहाँ पर ये निज़ाम। तो फिर उसके सबको उसमें जम होना है या उन लोगों को ख़त्म करना है जो उसमें एडजस्ट नहीं कर सके और जम नहीं हो सके। यहाँ पे उससे बढ़कर एक हिस्सा और है, इतना और है यहाँ पर। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जो जिस जगह से हो रही हैं, जिस वजह से हो रही हैं और जिस तरीके से की जा रही हैं, वो आपकी नज़र पर नहीं था तो मैंने कान में आपके डाला। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तैयारी हो, ये बहरहाल इसे भी मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर बताया है, कभी आइंदा फिर कभी और तज़किरा करूँगा। लेकिन जो परेशानियाँ आपको चल रही हैं, असल में किस वजह से इस वक्त तो मुझे उस पर रोशनी डालनी थी, क्यों हो रही है, और उसके नताइज आगे जाके आप देखें कि किस किस पर ज़्यादा जाहिर होते चले जाएंगे, कौन कौन उसकी गिरफ्त में ज़्यादा आता चला जाएगा। चाहे जब ये ख़त्म हो जाएगा तब भी कुछ लोग परमानेंट जो हैं बेचारे कमज़ोर हो जाएंगे। वो परमानेंट कमज़ोर होने वाले कौन होंगे, इनके मुकाबले में दूसरे कौन बच गए। अब अगर नज़र आता चला जा रहा हो आपको, जो मैं अब नहीं, जो मैं कहता चला जा रहा हूँ बहुत दिनों से, वो चीज़ें सामने आती चली जा रही हूँ, तो फिर इसके आगे का भी फिर वही कीजिएगा जो कुछ मैंने आपको तदबीरें बताई कि रुक कहाँ से सकता है। ये सारी इन चीज़ों से नहीं रुक सकता। अपनी मुसलमानों की पार्टी बना दो, बन चुकी हैं, बहुत बनी है कि अपनी अपनी पार्टियां जगह जगह अपनी बना लो, इनके साथ अलायंस कर लो, इनके साथ कर लो। ये दरमियान के कोई हल नहीं है। हल तो सिर्फ वही है जो कुरान और सुन्नत ने दिया, उसके अलावा आपकी अक्लों के हल नहीं चलेंगे। उस लेवल के ऊपर जहाँ से जो दिमाग जो कुछ कर रहे हैं, उस लेवल पे आपको टकराना है। अभी आपकी सलाहियतें, आपका कोऑर्डिनेशन, मुख्तलिफ शोबों का हम आहंगी आपस में एक दूसरे को बताकर आप उस लेवल पर पहुँच नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है, कि उस प्लानिंग को समझें। और उसका तो हमें तो ज़रूरत भी नहीं थी, इस्लाम ने तो आपको दे दिया था मैनुअल, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें क्या करना था। फिर उसके बाद क्या कि अल्लाह ने कहा तुम ये करो, बाकी हम देख लेंगे, उसके हाथ पे छोड़ देना। ये लफ्ज़ तवक्कुल आता है ना, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। तवक्कुल करने वालों को तो अल्लाह पे करना चाहिए। तवक्कुल का मतलब क्या समझते हैं आप? अब लिखा होता है भरोसा करना चाहिए, हाँ भाई अल्लाह पे भरोसा करते हैं, हो जाएगा कुछ। तवक्कुल लफ्ज़ बनाए वकील से, उस वकाला उसी से वकील बनाए, अल्लाह को वकील बना लो अपना। फिर हमारी, अब वो करेगा सब कुछ जो कुछ करना है वकील, लेकिन वकील को बेसिक चीज़ें आपको देनी है। वकील खुद से नहीं करेगा, वकील कहेगा कि ये काम पूरे करके दो, ये इतने काम आपको करने हैं, उसके आगे मैं केस लड़ूंगा वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये मुतवक्कल या तवक्कल का मतलब ये है कि वकील बना ले, अल्लाह को बेफिक्र हो जाए। लेकिन वकील बना के बेफिक्र होना, वकालतनामे पे साइन करने का मतलब ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट्स है जो उन्होंने कहा ये इतनी चीज़ें तो दो, वो चीज़ जो जो कहा है ये तुम कर लो, फिर हमारे ऊपर छोड़ दो, वकालत हम कर लेंगे, तुम्हारी तरफ से केस प्लीट कर लेंगे, उसको देख लेंगे। और जिसका वकील अल्लाह हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता उसका केस हार जाए। तो अपने अल्लाह को वकील बना लीजिए, लेकिन ये भी मालूम कर लीजिए करना क्या क्या था, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, तब तो केस जीतेंगे। वरना यहाँ पर वो दिमागों में या प्लानिंग में बहुत आगे निकल चुके हैं, अब पकड़ नहीं सकते आप। अभी तो बहुत वक्त लगेगा उस जगह पे पहुँच के समझने में कि कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। तो अल्लाह ताला सबको इस पर सोचने की, गौर करने की और अल्लाह को अपना वकील बनाने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल बरूर।